साल 2022 मार्च का महीना, सूबे में योगी सरकार दोबारा शपथ लेने जा रही थी। 37 वर्षों बाद ये हुआ था कि किसी पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई हो। लखनऊ सीएम ऑफिस से एक फ़ोन वाराणसी प्रशासन को जाता है, एक नेताजी का नाम पूछा जाता है। पहले तो ये सारी घटनाएं सामान्य रहती हैं, लोग समझते हैं कि शायद शपथ ग्रहण के लिए कोई निमंत्रण आया है या फिर कोई बुलावा। लेकिन शपथ ग्रहण होती है और वही मंत्री जी लखनऊ पहुंचते हैं और सूबे की सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। फिर ये पूरा घटनाक्रम सुर्खियों में आ जाता है। आज वही मंत्री जी हमारे साथ हैं, दयाशंकर मिश्र दयालु जी। अनादि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। जिस तरीके से आप राजनीति में आए, छात्र राजनीति से शुरुआत की, छात्र राजनीति में का सफ़र कैसा रहा, फिर वहाँ से कांग्रेस की सियासत आपने शुरू की? देखिए, बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे, वहीं इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई वहाँ हुई। दो ही संस्थाओं में पढ़ा। वहाँ से निकला तो फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू में बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी किया। उस समय छात्र संघ के चुनाव होते थे, तो पढ़ाई के साथ साथ हर व्यक्ति को शौक़ होता था चुनाव लड़ने का। जो लड़ता नहीं था वो लड़ाने में भागीदारी अपनी करता था। तो मैं भी तो कभी चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन मेरा भी इंटरेस्ट रहता था लोगों की मदद करना, चुनाव लड़ाना। उस समय लगता था कि राजनीति के बगैर कोई पढ़ाई किसी की पूरी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि आईआईटी के जो बच्चे थे, आईआईटी उसमें बनारस आईटी था, बीएचयू आईटी के बच्चे भी चुनाव पहले तो वोट देते थे, फिर बाद में उनको लगा कि बल्क में उनका वोट है, फिर वो चुनाव लड़ने लगे। फिर हर साल के छात्र संघ के चुनाव में एक नए कोई प्रत्याशी आईटी का 91 में बीएचयू 86 का चुनाव जब सस्पेंड हुआ, उसके पहले भी जैसे मनोज सिन्हा जी हैं जी, तो ये आईआईटी करने के बाद फिर बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने। उनकी पारी आपके सामने है। फिर एक सच्चिदानंद त्रिपाठी 91 में चुनाव हुआ, तो पहला चुनाव जीतने का श्रेय आईआईटी बीएचयू के छात्र वर्ग ने, केमिकल इंजीनियरिंग के हेड हैं आईआईटी कानपुर के। तो मतलब पढ़ाई आईटी की हो, पढ़ाई मेडिकल की हो, लेकिन जिसके अंदर ये भावना जगती थी कि नहीं मुझको छात्र संघ की राजनीति करना है, तो फिर वो लोग राजनीति में आते थे। राजनीति बराबर समानांतर चलती थी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ लोगों के जीवन में। फिर आपने कांग्रेस, साइंस का स्टूडेंट था, बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी किया बॉटनी से। तो मैंने कहा ना कि मैं चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन जो भी चुनाव लड़ता था उसके साथ खड़े होना, उसकी मदद करना, ये शौक़ था शुरू से। कांग्रेस में आप आए किसकी प्रेरणा से, क्या ध्येय रहा इसके पीछे का? कांग्रेस तो मैं बीएचयू छोड़ने के बाद मुझको जॉब मिल गया। मैं एज ए लेक्चरर उसी हरिश्चंद्र कॉलेज में, जहाँ मैं 12 सालों तक पढ़ा था, वहीं एज ए बॉटनी लेक्चरर मैं अपॉइंट हो गया। और वो मेरा घर, विद्यालय जहाँ पढ़ा और बीएचयू, ये सब शहर का ही बनारस के पार्ट है। तो कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, पढ़ाई पूरी हुई और नौकरी मिल गई। नौकरी उसी विद्यालय मिली जहाँ मैं पहले पढ़ा। तो फिर और वो मेरे मोहल्ले, मेरे घर के पास था। तो इससे क्या हुआ कि फिर अपने आप मुझको लगने लगा कि मेरे पास अब बहुत वक्त है समाज सेवा के लिए, काम करने के लिए। तो फिर जो वक्त विद्यालय से बचता था, फिर उसमें मैं समाज के लिए काम करने लगा। पार्टी ने भी मुझको जिला योग कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। फिर वो जो राजनीतिक पारी शुरू हुई और फिर चुनाव लड़ना, फिर टिकट भी दे दिया 2 बार। तो वो कहा ना कि एक अपने आप राजनीति में आप काम करते रहिए तो एक रास्ता बनता चला जाता है। फिर मैंने 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मोदी जी जिस दिन बनारस से प्रत्याशी बने, उसी दिन से मन में ये भाव आने लगा कि अब मुझको बीजेपी में जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये काशी के लिए बहुत बड़ा मौका था कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उस समय तो सांसद की हैसियत से आए थे लड़ने, लेकिन पूरा देश जिस तरीके से उनके पीछे दीवाना था, तो हम काशी वासियों को लगा कि एक बहुत सुनहरा मौका है बीजेपी से जुड़ जाने का और काम उनके लिए काम करने का। हम लोग भी उस समय कोई स्वार्थ नहीं था, न कोई मंजिल तय थी, कोई सोच थी कि आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन बस था कि मोदी जी के लिए काम करना है। तो फिर वो 2014 से आपके सामने हूँ, काम कर रहा हूँ। कांग्रेस से दशकों पुराना रिश्ता था। 7 और 12 का विधानसभा चुनाव भी आपने कांग्रेस के टिकट से लड़ा और कम मार्जिन से आप चुनाव हारे। कहा जाता था कि आपके करीबी आपको बधाई तक दे देते थे चुनाव जीत की, लेकिन वो क्या कारण देखते हैं जिसकी वजह से 2-2 बार आप लड़े, मार्जिन कम रहा लेकिन वो जीत में तब्दील नहीं हो पाया? वो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, एकदम धार्मिक नगरी है। कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम जिंदा नगरी है, ज्ञान की, अध्यात्म की, वैराग्य की। तो देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी है। तो ऐसे में जैसे बीजेपी
का एक ऐसा वातावरण है शहर में, बनारस में, कि जब इतिहास उठा के देखिएगा लगातार सारे मेयर बीजेपी से जीतते हैं, विधायक, शहर के सारे विधायक 7-7 बार, 6 बार, 5 बार, 7 बार, तो एकदम गढ़ है बीजेपी का। और मोदी जी के आने के बाद से तो और काशी एकदम से बीजेपी में हो गई। बनारस की 8 सीटें बीजेपी जीतती है, विधानसभा की 8 सीटें हैं बनारस ज़िले में, 5 बनारस लोकसभा में है, तो वो 5 सीटें, 3 इसके अलावा की सीटें, तो कुल मिला के 8 सीटों पे बीजेपी एकदम प्रचंड बहुमत से लोग चुनाव जीतते हैं। तो कुल मिला के बनारस का वातावरण, चूँकि शिव की नगरी है और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम, शिव और कृष्ण की बात करती है, तो काशी में, अच्छा, काशी किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज, संपूर्णता पूरे भारत को अपने आप में समेटे हुए है। तो अलग अलग पॉकेट में बनारस के अलग अलग प्रदेशों के लोग रहते हैं। वहाँ आप कल्पना नहीं करते कि गुजराती समाज भी रहता है, मराठी समाज रहता है, दक्षिण भारत के लोग, पूरे दक्षिण भारत के लोग, कुछ मोहल्ले हैं उनके, उन पॉकेट में रहते। बंगालियों का कहते थे कि पश्चिम बंगाल इस देश का सबसे समृद्ध स्टेट थी, तो दूसरा घर काशी थी। काशी में आज से 250 साल पहले दुर्गा पूजा शुरू हो गई। काशी में आज भी दुर्गा पूजा पूरे शहर में, भगवान शिव की नगरी, नवरात्रि के दिनों में एकदम माँ दुर्गा के लिए जैसे लगता है पूरा शहर दुर्गा पूजा से भर जाता है। शिव की नगरी है, जब नवरात्रि आती है तो भगवान राम की लीलाओं का सर्वाधिक मंचन काशी में होता है, हर मोहल्ले में रामलीलाएँ हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा, 500 साल 600 साल पुरानी बात है, तो रामचरितमानस की रचना किया और भगवान हनुमान जी की कई मंदिर बनाए। संकट मोचन, आपने नाम सुना होगा, संकट मोचन बाबा का मंदिर। तो फिर उन्होंने रामलीलाओं का मंचन शुरू करा दिया, क्योंकि वो देश उस समय मुगलों की सत्ता थी और अकबर की सत्ता थी देश में। तो एक जन जागरण के लिए देश में धार्मिक रूप से ही लोगों को जोड़ा जा सकता था। उसी कड़ी में काशी के हर मोहल्ले में, मतलब काशी की रामलीला समितियां जो है, वो कोई किसी का इतिहास 500 साल का है। तो जिस तुलसीदास जी ने अपने हाथ से एक चित्रकूट रामलीला समिति है, उस रामलीला समिति का इतिहास है कि वो बाबा तुलसीदास जी के द्वारा शुरू की गई। वो 550-600 साल से रामलीला चली काशी में। तो भगवान शिव की नगरी है, राम में भी हो जाती है, दुर्गा में हो जाती है। तो ऐसे में कहते हैं ना कि धर्म अध्यात्म के लिए उससे बेहतर कोई स्थान नहीं देश में है। तो कांग्रेस से भाजपा में आने का यही एक कारण था या इसके पीछे कोई और? देखिए, कांग्रेस का क्या था कि कांग्रेस के वारिस जो थे, मैं चुनाव हारा तो एक बार लखनऊ बुलाया गया, तो सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे थे कि चुनाव क्यों हार जाते हैं हम लोग। तो मैंने कहा, राहुल जी, जब आप काशी आते हैं तो आप, एक सम्मेलन होता है रिक्शे वालों का, और बाबा विश्वनाथ का मंदिर दर्शन करना था आपको, आपने दर्शन पोस्टपोन कर दिया। आपको ईश्वर की आस्था आप में कम है, आप कहीं और चले जाते हैं। मैंने कहा कि आप काशी में कोई इंसान आए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन न करे। पहली जो हर व्यक्ति के मन में, दिल में रहता है कि बाबा का दर्शन करके फिर काशी में शुरुआत करें। धार्मिक शहर है, लोगों की भावनाएं ईश्वर से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में उनकी जो कार्यशैली थी वो कहीं ना कहीं से हम लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। तो धीरे धीरे मैंने कहा ना कि वो जो डाउनफॉल आपने देखा, कैसा उत्कर्ष से पराभव आप देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ खड़ी है कांग्रेस। तो जिस व्यक्ति की राजनीति में उसको लगता हो कि अब जीवन धीरे धीरे अंधकार में हो रहा हो, कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा हो, तो फिर विवशता है इंसान की कि वो अपना सहारा ढूंढ लेता है। मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ने आए, आप भी भाजपा के साथ आए। 2014 और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं 2025 कि बनारस में कितना अंतर पाते हैं? बनारस का तो कायाकल्प हो गया। बनारस के सपनों को जैसे पंख लग गए। वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम जिंदा नगरी काशी है। हज़ारों साल का इतिहास है, इतिहास बिखरा पड़ा है। अगर आप सारनाथ जाते हैं तो वो स्थान मिलता है कि ये भगवान गौतम बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है। समय 2700 साल पहले। मंदिर, ये कर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। ये 1200 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। अभी एक किला मिला है काशी में, वो राजा दियोदास का किला बताते हैं उसको। भगवान, मैं आयुष का मंत्री हूँ, तो आयुष के
भगवान धन्वंतरी के मानवीय अवतार के रूप में काशी नरेश दिवोदास का जन्म होता है। उनका किला मिला, उसकी उम्र 4000 साल से ज़्यादा पुराना। तो जब कार्बन डेटिंग होती है काशी में किसी भी अंश की, किसी भी स्थान की, तब पता चलता है कि आदि शंकराचार्य आए तो ये हज़ारों साल पुरानी बात है। चैतन्य महाप्रभु आए, तो ये कोई ऐसा इस देश का धार्मिक पुरुष नहीं, कोई ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं जिसने काशी यात्रा न किया हो। तो काशी इतनी प्राचीन थी, लेकिन काशी कुछ एक किलोमीटर में वो गंगा, 3 तरफ नदियां हैं, एक तरफ माँ गंगा है, दूसरी तरफ वरुणा है, तीसरी तरफ असी है। इन 3 नदियों के बीच बसा शहर, हज़ारों साल का शहर और मात्र कुछ एक किलोमीटर में बसा हो। इसके पीछे कारण यह था कि ये सिर्फ साधु संतों का शहर था, अध्यात्म का शहर था, ज्ञान के लिए, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। अब जैसे आदि शंकराचार्य काशी आए तो शास्त्रार्थ किया उन्होंने काशी के विद्वानों से, अद्वैत का ज्ञान उसको काशी के एक बहुत मतलब एक सफाई कर्मी, झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति ने उनको अद्वैत का ज्ञान दे दिया। तो काशी विद्वता के लिए जानी जाती है, आध्यात्मिक यात्राओं के लिए जानी जाती है, और देश का जो मूल है, संपूर्ण भारत के जितने भी धार्मिक मंदिर हैं, 33 कोटि, 33 करोड़ नहीं होता, लोग उपहास करते हैं सनातन का कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ नहीं होते, कोटि का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकार। तो 33 प्रकार के देवी देवता काशी में हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है, अष्टभैरव है, 56 विनायक हैं, 9 दुर्गा हैं, 9 गौरी हैं, माधव के जितने रूप हैं वो हैं, मतलब कृष्ण भी हैं, विष्णु भी हैं, राम भी हैं, तो सब कुछ। यहाँ तक कि कामाख्या देवी का मंदिर है, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर है, पीताम्बरा जी का मंदिर है, गंगा देवी का मंदिर है, तारापीठ है, तो कुरुक्षेत्र का तालाब है, पुष्कर तालाब और ब्रह्मा मंदिर है। तो एक काशी आ जाइए, संपूर्ण भारत आपको काशी में मिलेगा, सारे देवी देवता मिलेंगे। काशी के मूल में ये था, लेकिन काशी विकास को तरस रहा था, पीने के पानी की, बिजली की, सड़कों की। मोदी जी के आने के बाद से काशी को, जो मैंने कहा ना कि माँ गंगा के घाटों का विस्तार होना, क्रूज चलना, काशी से लेकर डिब्रूगढ़ की एक अंतर्देशीय परिवहन की शुरुआत करना, और हल्दिया से लेकर काशी तक क्रूज, बड़े मालवाहक जहाज चला के वाटर ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत करना, मेट्रो के रूप में। मेट्रो काशी में नहीं बनी चूँकि बहुत सकरा शहर है, तो फिर यहाँ रोपवे को एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग में, पहली बार रोपवे बन रहा है काशी में, जो कि यात्राएं कराएगा लोगों को धार्मिक स्थलों की। तो ऐसे में सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, कैंसर इंस्टीट्यूट, बनारस में मोदी जी के आने के बाद ये महसूस हुआ कि बनारस के लोगों को, कैंसर के मरीजों का, चूँकि बनारस मेडिकल हब भी है, अगल बगल कई राज्यों के लोग बनारस मिला, चूँकि BHU बहुत बड़ी संस्था है। फिर महामना सेंटर उन्होंने कैंसर का इंस्टीट्यूट दिया। मैंने कहा ना, पुल, सड़कें, चारों तरफ 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी, फ्लाईओवर्स, एक एयरपोर्ट से काशी को जोड़ने वाली एक शानदार सड़क। तो काशी के सपनों को नमो घाट बनाया, आप जाएंगे तो चमत्कृत हो जाएंगे। तो आज काशी लोगों के लिए मोदी जी के आने के बाद से काशी का जो विकास हुआ है वो अद्भुत है, चमत्कृत करने वाला है। काशी के लोगों ने सदैव एक सीमित दायरे में जीना सीखा, उनके सपनों को पंख लग गया। चौड़ी सड़कें, बड़े पुल, फ्लाईओवर, अस्पताल। मैंने कहा ना कि जो आप कल्पना करते हैं किसी शहर की ज़रूरत को, TFC बना, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, आज वहाँ जितने भी बनारस में करीब 17 GI हो चुके हैं बनारस के प्रोडक्ट के। बनारसी पान, लंगड़ा आम, चाहे वो आपकी बनारस की बर्फ़ी हो, बनारस का पान हो, बनारस की साड़ी हो, लकड़ी के खिलौने हो, और वो मीनाकारी का काम हो, सोने चांदी के उस पर जो मीनाकारी का काम है, जरदोजी का काम है। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने दुनिया में प्लेटफॉर्म दे दिया। तो मोदी जी ने बनारस के हर वर्ग की, हर तबके की काशी को दुनिया के नक्शे में स्थापित करने का काम किया। एक प्रसंग आपको लेकर प्रचलित है कि दोबारा सूबे में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, आपका नंबर ढूंढा जाने लगा, जिला प्रशासन बनारस को फ़ोन लगाया गया, फिर आप आए, लोगों ने समझा कि कोई निमंत्रण है, फिर आप यहाँ आए, तो आपको मंत्री पद की शपथ लेनी थी, आपने शपथ ली, फिर ये पूरा घटनाक्रम सुर्खियों में आ गया। पूर्वांचल विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष था, योगी जी ही उस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पिछले दिनों गठन हुआ था, ये दूसरी पारी उसकी पूरी हुई है।
तो एक बतौर राज्य मंत्री की हैसियत से मैं काम कर रहा था पार्टी में। पार्टी ने जो दिया उसको सहर्ष स्वीकार करना और अपना काम करना। तो उस दिन भी मैं शपथ देखने की नीयत से काशी से चला था, बनारस से। रात को लखनऊ पहुंचा मैं 12 बजे, और सुबह अचानक फ़ोन आता है कि आपको शपथ लेना है। तो मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सपने में भी जो उम्मीद नहीं थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि पार्टी से जुड़ के काम करने वाले के कार्यकर्ता की चिंता करना। मैं तो यही समझता हूँ कि मेरे जैसे एक अदने से इंसान को, एक अदने से पार्टी के सिपाही को, कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना, और ये मेरे सपने पूरे होने जैसे था। मैंने कहा ना कि मैं शपथ देखने आया था, शपथ लेने का अवसर दिया पार्टी ने, और एक पार्टी के कार्यकर्ता को इससे बड़ा कोई इनाम, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। तो मैं हृदय की गहराइयों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, चूँकि उन्हीं के कर्मस्थली काशी से आता हूँ, तो हृदय की गहराइयों से उनको बधाई देता हूँ। संगठन को बधाई देता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता पर इतना बड़ा दाव खेला। तो ये मेरा पार्टी का ये तरीका है काम करने का। आप निगाह उठा के देखिए तो कब किसको क्या बना दे भारतीय जनता पार्टी। अपने ज़मीन से जुड़े के कार्यकर्ता को लाके फर्ज से अर्ज तक का सफ़र ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, और एक कार्यकर्ता के लिए शायद इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। 24 का लोकसभा चुनाव था, अजय राय कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। शुरुआती गिनती के राउंड में नरेंद्र मोदी जी से आगे थे। कुछ लोगों इस पूरी कहानी को ये कहा गया कि जिस तरीके इस कहानी को इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति से जोड़ा गया, कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी 2 राउंड पीछे हो गए, 1.5 लाख वोटों का महज अंतर था। इसके पीछे के कारण क्या आप देखते हैं और इस पर आपकी क्या राय? देखिए, क्या है कि समूचे विपक्ष ने अपने आप को एकजुट करके चुनाव लड़के देख लिया। पूरे देश में उन्होंने अपनी पूरी हैसियत दांव पे लगा दिया, और सिर्फ पोस्टल बैलेट खुला था। शुरुआत वहीं से होती है काउंटिंग की। तो पोस्टल बैलेट में हो सकता है वो आगे हो गए हो, लेकिन वो किसी चक्र में, प्रथम चक्र से लेके आखिरी चक्र तक वो कभी आगे नहीं हुए। ये विपक्ष का प्रचार है, झूठा प्रचार है। आप काउंटिंग का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, प्रथम चक्र से आखिरी चक्र तक मोदी जी लीड किए, सदैव आगे थे, आगे थे, आगे रहेंगे। मोदी जी ने काशी को जो दिया है, काशी आजीवन ऋणी है काशी। और मोदी जी को कभी भी काशी से यह स्वप्न में भी नहीं सोचना है कि उनको जब जब चुनाव लड़ते रहेंगे वो जीतते रहेंगे। आजीवन काशी नगरी उत्तर प्रदेश उनका ऋणी है। तो देश देख रहा है उसको, और हम लोग तो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि काशी का हर व्यक्ति मोदी जी के, कोई विपक्ष का भी हो, किसी जाति और मजहब को मानने वाला हो, मोदी जी के आने के बाद से काशी का जो विकास हुआ है, हर व्यक्ति उसका लाभार्थी है। हर व्यक्ति काशी के इस विकास से, आज काशी में आप यकीन नहीं करेंगे कि बिजली के लिए, पानी के लिए, सीवरेज की व्यवस्था पैरेलल हो गई। आने वाले 40 साल तक के लिए काशी ने अपने आप को तैयार कर लिया। 6 लेन कनेक्टिविटी हो गई। गाज़ीपुर से कौन सड़क आती है, जौनपुर से, लखनऊ से कौन सड़क जाती है, कौन सड़क भदोही से, मिर्ज़ापुर से आ रही, सारी कनेक्टिविटी उन्होंने कर दिया। बाबा विश्वनाथ का जब से कॉरिडोर बना है, 8 करोड़ से ज़्यादा लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर चुके हैं। आज काशी में होटल की कमी, यकीन नहीं करते आप कि अगर आज काशी को 40,000 कमरों की ज़रूरत है, तो मात्र अभी तक 20,000, 10,000 कमरे काशी में होटल के रूप में है। घरों में लोग गेस्ट हाउस बना रहे, कोई टैक्सी खरीद रहा है, कोई होटल बना रहा, कोई गेस्ट हाउस चला रहा। 8 करोड़ लोग आके दर्शन कर रहे हैं, करोड़ों लोग हर साल आ रहे हैं। तो इन लोगों को एकोमोडेशन चाहिए, इन लोगों को टैक्सी चाहिए, इन लोगों को खाने के लिए, सारे तरफ जिधर देखिएगा लोगों की इन फूड की दुकानें खोल लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया। तो काशी का विकास आर्थिक रूप से, काशी के लोगों को इतनी, वो कोई व्यक्ति पूछेगा कि किस जाति से आता है, उसकी कोई जाति नहीं। किस मज़हब से आता है, उससे कोई मज़हब नहीं, वो फ़ायदे में है। बनारसी साड़ी बिकती है तो उसको बिनने वाला बुनकर जो है मुसलमान है। तो साड़ियाँ बिक रही, जीआई टैगिंग हुई, मैंने आपसे कहा। तो दुनिया के फलक पर बनारसी साड़ी को जो सम्मान, लकड़ी के खिलौने का कारोबार बनारस में मृत हो चुका था, एकदम डिट पड़ा था। उसको आज मोदी जी अगर दुनिया के किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने जाते हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को जो गिफ्ट देते हैं, तो पता चला कि बनारस की मीनाकारी का सामान है। तो उस बनारस के उस कलाकार का सम्मान बढ़ता है। वो कलाकार कौन है?
कोई नहीं जानता। सब जानते हैं कि उस कलाकार का महत्व दुनिया में बढ़ रहा, उसकी कला का महत्व बढ़ रहा। तो मोदी जी के आने के बाद से काशी ने जो दौर देखा है, जो देख रही है काशी, सो के उठने के बाद अगले दिन लगता है कि काशी को अब तक 50,000 करोड़ रुपए काशी के विकास को उन्होंने दे दिया है। कितनी योजनाएं पाइपलाइन में जो बन रही, जो चल रहा है काम काशी में, एंडलेस है। आपने कहा कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ा, वहीं विपक्ष ये दावा करता है और ये बात भी है कि उसी विपक्ष ने 400 पार के नारे को 240 पे ला दिया और सरकार कहा जा रहा है वैसाखी के सहारे आ गई। विपक्ष ने झूठा प्रचार किया, संविधान को बदल देने का। देश की जनता शायद ये इसके पीछे की ये कहानी देते हैं कि आपके अयोध्या से सांसद रहे लल्लू सिंह के बयान के आधार पर ये बात हुई। और इस व्यक्ति का बयान नहीं, विपक्ष ने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत और घर घर जाके उन लोगों ने पेड कर्मचारी, आप यकीन नहीं करते कि उन लोगों ने पैसे पे लोगों को किराए पे लिया और घर घर गांव गांव में जाके उन बस्तियों में रह के गरीब लोगों को, भोले लोगों को फुसलाने और बहलाने का काम किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि संविधान बदल देंगे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे। आज देश ने फिर से उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि न संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ हुई, न आरक्षण समाप्त हुआ। वैसे प्रगति के पथ पर देश बढ़ रहा। आज अगर किसी 4 करोड़ घर दिया गरीब को, तो वो गरीब कौन था जिसको इस बहकावे में लोगों ने लेने का प्रयास किया। 3 करोड़ घर इस तीसरी पारी में 3 करोड़ से ज़्यादा घर मिलेंगे तो वो गरीब को मिलेंगे। अनाज मिलता है तो गरीब को, आयुष्मान का कार्ड बनता है गरीब को। 70 बरस के देश के हर बुजुर्ग को आयुष्मान का कार्ड दे दिया तो उसकी कोई जाति है? किसी भी घर में किसी के भी माता पिता दादा दादी अगर बुजुर्ग हैं तो मोदी जी इस देश में उस असमानता को मिटाने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए किसान सम्मान निधि, देखिए किसान के नाम पे न जाने कितने लोगों ने सियासत किया, बड़े बड़े किसान नेता इस देश में हुए, किसानों की सरकारें लोग कहते थे बनती थी और रिजल्ट किसी ने किसी किसान को आज तक 1 रुपए की आर्थिक मदद नहीं किया। आज किसान की मिट्टी का परीक्षण, मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग जिसको आप कहते हैं, तो अपनी मिट्टी के स्वभाव के अनुरूप खेती करना, खाद पे आज पूरे देश में पूरे 17 बीज दाते हैं किसानी के। यूरिया की कोटिंग, नीम कोटिंग कराया, तब यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग होती थी, नीम कोटिंग करा दिया। आज लिक्विड यूरिया, आज 50 किलो की बोरी को कंधे पे लादने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ग्राम की सीसी में लिक्विड यूरिया लेके जाइए, नैनो यूरिया। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने किसानों के लिए जितना किया है, किसान सम्मान निधि, एक किसान के परिवार में छोटी जोत का किसान हो, कितनों छोटी जोत हो, कुछ एक बिस्से खेत हैं, वो भी किसान सम्मान निधि का मालिक है। और आज की बदौलत देश में आत्महत्या की खबरें बंद हो गई। किसान सुसाइड नहीं करता इसलिए कि उसके पास उसकी फसलों का बीमा होता है, बीज मिलते हैं किसानों के, पूरी किसानी के लिए उसको बिना ब्याज के लोन मिलता है। अगर इतना करने के बावजूद आप देखिए ना, कल को मध्य प्रदेश, पुराने दौर के मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है, किसानी के लिए आज कहीं कोई ऐसी खबर हो। तो मैंने कहा कि देश में सच्चे मन से गरीब को, किसान को, मजदूर को, दुनिया जानते हैं क्या आश्चर्य करती है कि कोई सरकार अपने देश के गरीबों की खाने की गारंटी ले सकती है। फूड सेफ्टी बिल जो आपका है, आज आप 80 करोड़ लोगों को उनको अनाज देते हैं, रहने का घर देते हैं, इलाज के लिए आयुष्मान का कार्ड देते हैं, नौकरियां बढ़ी हैं, हर घर नल से जल। जानते इस योजना का लाभ क्या है कि अशुद्ध पानी पीने के बाद न जाने कितने रोगों का घर इंसान का शरीर बनता था, आज घर घर पीने का पानी पहुंचा देना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने गांव-गांव को पक्की सड़कों से जोड़ दिया। आयुष्मान के कार्ड की हैसियत जान लीजिए कि 5 लाख रुपया प्रति वर्ष, 25 लाख रुपया एक व्यक्ति के पास उसकी जेब में पड़ा हुआ है, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना। सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल, वो जाके अपना इलाज, एक तो जीवन सुरक्षित हुआ है। आपने 2 बातें कही, एक राशन वितरण की बात कही, एक जल जीवन मिशन की बात की। राशन वितरण के लिए कहा जा रहा है कि राशन नहीं रोजगार चाहिए, विपक्ष भी ये बात कहता है कि राशन देकर जो है लोगों को अपाहिज बना रहे हैं। और दूसरी बात, आपने जल जीवन की बात की, बीते दिनों अखिलेश यादव ने अपनी पीसी में कहा कि ये योजना ही फर्जी है। क्या देखिए, मैं आपको अखिलेश यादव हो चाहे विपक्ष हो जी,
अब उनके दुनिया एक बंद कमरे से ट्वीट करने के अलावा, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के अलावा, और एक शब्द आजकल अखबारों में लिखा जाता है तंज कसा, जी। तंज कसने के अलावा कुछ नहीं कर रहे वो लोग। न जनता से वास्ता है, न समाज के किसी, उनका एक ही काम है कि सरकार की बुराइयां करना, सरकार के हर अच्छे से अच्छे काम का विरोध करना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मोदी जी का ये जो मॉडल है, चाहे आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य की गारंटी, आवास, 4 करोड़ आवास का मतलब आप समझते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े देश जिसको महाद्वीप का दर्जा प्राप्त है ऑस्ट्रेलिया, उसकी आबादी 2.5 करोड़ है। हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ज़्यादा आबादी के लोगों को घर दे दिया। आप ऐसे समझिए, 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोगों को घर दे दिया, इसका मतलब कि न जाने दुनिया के कितने देश उसमें समाहित हैं। हम 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं। आज कम से कम एक असुरक्षा की भावना नहीं है। अब लोग बड़े खुले मन से कारोबार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, और उनको इस बात की चिंता नहीं कि उनके घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं। देश की 10 करोड़ माताओं के घर में अगर गैस सिलेंडर पे खाना बनता है, चूल्हे जलते हैं, तो उस कल्पना करिए उन गरीबों के घर में परिवर्तन नहीं आया होगा जिनकी माँ के आँख खराब हो जाते थे धुएं के चलते, जिनके घर कालिक से भर जाते थे लकड़ियाँ जलाते जलाते, जो लोग लंगर में लकड़ियाँ बीनने जाते थे, सुबह से शाम तक लकड़ी बीन के लाते थे कि शाम को चूल्हा जलेगा। 10 करोड़ से ज़्यादा घरों में आज गैस का खाना बनता, प्रदूषण कम हुआ, कार्बन का जो भारत में ज़्यादा चूल्हे जलने से, लकड़ियाँ जलने से, भारत में पेड़ कटने से आज उसकी कमी आई है। आपने कहा कि कम हुआ है। मेरी ये बातें आपको ना, जब आप एक से दूसरे चीज़ को जोड़ के देखिएगा तब आपको लगेगा कि परिवर्तन इसीलिए दुनिया, हम विकास कहाँ से कर रहे हैं। हमने अपनी कमियों को, हर कमी को दूर करने का प्रयास किया, गरीबी मिटाया, लोगों के खुले मन से जीने का अस्पताल भी बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं। कितने एम्स थे देश में, कितने IIM थे, कितने यूनिवर्सिटी थी देश में। आज उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में, जौनपुर में अगर विश्वविद्यालय है तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय है, बनारस में विश्वविद्यालय है, मिर्ज़ापुर में विश्वविद्यालय है। तो कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में विश्वविद्यालय होगा, कोई पढ़ेगा नहीं इसमें। आपने विश्वविद्यालयों की बात की, आयुष मंत्री हैं, गोरखपुर में पहला अभी आयुष विश्वविद्यालय बना है, क्या कहेंगे, इसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा यही है कि उत्तर प्रदेश में आयुष का विकास हो। देश में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो आपको सुन के अच्छा लगेगा कि इकलौता मंत्रालय है आयुष का जिन्होंने देश की उन सारी सनातन विधाओं को जोड़ के आयुष का मंत्रालय बनाया। आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्ध, सुवारिकपा और योग और प्राकृतिक चिकित्सा, ये 7 विधाएं हैं। इन सबको एक साथ जोड़ के, ये विधाएं थी जो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। योग को उन्होंने सारी दुनिया में स्थापित करा दिया। 21 जून को सारा विश्व योग दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र ने आपके योग दिवस को एक भारी बहुमत से मान्यता दिया। योग क्या है? योग भारत की वो सनातन विधा है जो योगियों की थी, ऋषियों की थी, मुनियों की थी। आज वो सर्वसुलभ है, देश के जन जन तक योग पहुंचा। वही संकल्प है देश में आयुर्वेद को, आयुष को। आयुष क्या है? आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद वेदों से वर्णित है। वेद कौन है? वेद हमारे देश के सनातन, जो देश के धार्मिक ग्रंथ कहे जाते हैं, ईश्वरीय ग्रंथ कहे जाते हैं, उनमें आयुर्वेद का जिक्र है। 6000 साल पहले सिद्धा के जनक महर्षि अगस्त ने सिद्धा को जन्म दिया। 2700 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू की गया सुवारिकपा देश के पर्वतीय अंचलों में प्रचलित है। सारी विधाओं को जब आप देखिएगा, यूनान मतलब इटली, उस देश से निकली हुई है विधा आज भारत में फल फूल रही। होम्योपैथ 270 साल पहले जर्मनी के एलोपैथ के एक डॉक्टर सर हैनीमैन ने होम्योपैथ का जन्म कराया। आज वो भारत में कैसे फल फूल रही है। तो मुझको लगता है कि इन सारी विधाओं को मिला के योग, जो उन्होंने आयुष का मंत्रालय बनाया, आने वाले दिनों में संपूर्ण संसार आयुष को स्वीकार करेगा, आयुर्वेद को स्वीकार करेगा, जैसे योग को स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश में आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था। योगी जी ने गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय बना। अब उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, तो देश और प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है वो मिल के आयुष को जिस तरीके से बढ़ावा दे रही। अब तक 24 जिला मुख्यालयों पर 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, अब जो अस्पताल बनेंगे अलग अलग बिखरे नहीं होंगे।
एक ही परिसर में आयुर्वेद भी है, होम्योपैथ भी है, यूनानी भी है, योग भी है और प्राकृतिक चिकित्सा भी है। तो एक परिसर में किसी व्यक्ति को आने के बाद आयुष के अस्पताल बना रहे, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बना रहे हैं प्रत्येक ज़िले में योगी जी ने घोषणा किया है कि 100-100 बेड के अब बड़े अस्पताल बनाएंगे। 18 मंडल मुख्यालय, जिनमें 12 मंडल मुख्यालयों में राजकीय मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। 6 नए मेडिकल कॉलेज हमको और बनाने हैं। पहले से 19 मेडिकल कॉलेज हमारे काम कर रहे थे। 2 नए मेडिकल कॉलेज बनारस को एक मिला है, होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज, अयोध्या को आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज। तो 21 मेडिकल कॉलेज, 86 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला के इन सब का एफिलिएशन शुरू हो गया। विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं शुरू कर दिया। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से उद्घाटन हुआ। तो उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से आयुष को बढ़ावा उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी दे रहे हैं, आने वाला एक बहुत ही सुनहरा भविष्य है आयुष का। योगी सरकार में एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पे आपको देखा जाता है। इस सरकार पे अक्सर ब्राह्मण उत्पीड़न के आरोप लगते हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी आपको जातिवाद दिखाई देता है? कहा अक्सर विपक्ष अक्सर कहता है, अखिलेश यादव अक्सर कहते हैं कि ठाकुरों की सरकार है, जिलेवार सूची देते हैं। वो जो करके जिंदा हुए, वो जो करके उनकी सियासत का आधार जातिवाद है। क्षेत्रवाद, जातिवाद को जितना बढ़ावा उन लोगों ने दिया, समाज को बांटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने समाज को सिर्फ हिंदुस्तानी बना दिया। पूरे देश में 140 करोड़ जो भारत को एक देश मान के मोदी जी का संबोधन होता है, उन्होंने देश को, मैंने कहा ना, जिस अखंड भारत की कल्पना है मोदी जी की, उस देश में वाद मिट जाएगा। इसीलिए ये जातिवादी पार्टियां अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही, उनका कहीं न कहीं से वजूद संकट में है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे, वो मिटने के कगार पर है। सब जाति के जातियों में बटा हुआ देश गुलाम था। देश के लोगों को भी एहसास होता कि हम बटेंगे तो कटेंगे। तो देश के लोग एकजुट होकर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का जो लक्ष्य निर्धारित हुआ 2047, कल्पना उस दिन की करी है जिस दिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। सपने वो देखिए कि हम विश्वगुरु थे और आने वाले कल में फिर विश्वगुरु होने जा रहे हैं। तो इसके बीच के जो भारत में ये जो कमियां थी, तो वाद भी हमारी एक बुराई थी। हम जिसे काम आपने मेरे लिए कहा, तो मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही की तरह काम करता हूँ। समाज में वाद को बढ़ावा न देना, वाद को धीरे धीरे सब एक उत्तर प्रदेश, योगी जी कहते हैं ना, मेरे 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ, ये 25 करोड़ उनका अपना है। अब इसमें अगर हम दीवारें खड़ी करेंगे, लोगों को बांटेंगे, मिलजुल कर जब काम करेंगे, पूरा देश के लोग मिलकर इस देश के लिए काम करेंगे, भारत माता के लिए काम करेंगे, हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे, वही हिंदुस्तान आने वाले दिनों में विश्व का सिरमौर बनेगा। सूबे की कई सरकारों में मंत्री हरिशंकर तिवारी थे, उनके बेटे पे बीते दिनों कार्रवाई हुई। उस दौरान भी अखिलेश यादव ने कहा कि हाथा नहीं भाता कुछ लोगों को। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि बुराइयां तलाशना उनका काम है। हमेशा वो ऐसे ही दिन रात, सुबह से शाम तक वो सोचते होंगे कि आज कुछ कहने को नहीं मिला। कोई योजना सरकार की ऐसी हो, कोई काम ऐसा हो देश में, आपने इसके पहले कभी सुना कि देश में कोई घटना हुई उसका बदला भारत ले रहा हो? चाहे पहलगाम की घटना हो। ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना किया विपक्ष ने, किया। जो काम पाकिस्तान में बैठा दुश्मन देश करता है, इस देश में भी ऐसे तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते। राजनीतिक दलों ने तो जयशंकर जी के बयान का भी जिक्र किया। सर्जिकल स्ट्राइक की आलोचना करना, एयर स्ट्राइक की आलोचना करना और सेना की आलोचना करना। जो सेना आज न होती तो देश की सीमाएं असुरक्षित थीं। आज इस देश की सीमाओं पर हम बराबर लड़ रहे, हम उनको पीछे हटने पर, घुटने टेकने पर विवश करते। 3 दिन लड़ाई चली है ऐसे ऑपरेशन सिंदूर की, और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिया। हम बुद्ध का देश है, हम युद्ध की बात तो नहीं करते, हम बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन हम किसी से दबते भी नहीं। आज भारत अपने फाइटर प्लेन, कल्पना करिए ये वही भारत है जिस देश में अंग्रेजों ने जब इस देश को आज़ाद किया तो सुइयाँ नहीं बनती थी। आज इस देश में हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। हम अपने पूरे संसाधन, चाहे वो राफेल डील हो, राफेल डील कांग्रेस ने नहीं किया। आज राफेल और जो विमान के सौदे हैं, जो रक्षा सामग्रियों के सौदे हैं, वो इस देश को ताकत देने के लिए है। आज भारत अपने
फाइटर प्लेन का निर्यात कर रहा। आज हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ बनती है? आपको गौरव नहीं होता कि ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनती है। उत्तर प्रदेश में 2 डिफेंस के कॉरिडोर हैं, बुंदेलखंड में और लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में जहाँ कट्टे बम बना करते थे, बदनामी थी ना प्रदेश की, अपराध के लिए जाना जाने वाला प्रदेश आज ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जाना जा रहा है। तो ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, बदला हुआ देश है। फिलीपींस को और दुनिया के दूसरे देश अब भारत से रक्षा सामग्रियों का आयात कर रहे हैं। हम तो सदैव आयात करने वाले देश थे। आज हमने अपनी चीज़ों की क्षमता दिखाया तो दुनिया भारत की तरफ देख रही बड़ी आशा भरी निगाह से, और उसका सिर्फ एक मात्र कारण है, एक सबल नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व जो विश्व का, आपने देखा मोदी जी ने देश का गौरव कितना बढ़ाया। आप पुरानी तस्वीरें उठा के अपने राष्ट्राध्यक्ष की देख लीजिए, वो कहाँ किस कोने में खड़े रहते थे। उन तस्वीरों में आप भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की तस्वीर अगर केंद्र में खड़े, चाहे वो ब्रिक्स देश हो, चाहे गुटनिरपेक्ष देशों का आंदोलन हो, भारत उनका मुखिया बनता है, भारत उनका अध्यक्ष बनता है। तो बदला हुआ भारत है। आपने कांग्रेस के साथ भी काम किया, भाजपा में भी अभी हैं। राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी में क्या अंतर देखते हैं? वो अंतर देश देखता है, मैं नहीं। मैं तो एक सिपाही हूँ। मैंने आपसे कहा कि देश काबिलियत, आप ज़्यादा बेहतर अच्छे से बता पाएंगे। फ़र्क है, सोच का फ़र्क है। वो देश के लिए जीते हैं, वो शासन और सत्ता के भूखे नहीं हैं मोदी जी। वो देश के लिए 24 घंटा दिन रात। कभी मोदी जी को आपने छुट्टियां मनाते देखा किसी हिल स्टेशन पे? कभी देखा हो? मोदी जी 24 घंटा माँ भारती के लिए, भारत माता के लिए, देश के लिए। और मोदी जी का काम आपको दिखाई दे रहा है। 2014 में भारत आर्थिक रूप से दुनिया में 11वें नंबर पर था। मोदी जी के प्रयासों से, दिन रात अनवरत मेहनत से एक ईमानदार सत्ता ने देश को 5वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंचा दिया। आज हम जापान से आगे हैं। ये चीज़ें फरेब नहीं है, झूठ नहीं है, ये चीज़ें आप संसार देख रहा। हम आर्थिक रूप से प्रगति कर रहे हैं तो वो प्रगति आपको दिखाई नहीं दे रही। आज हम जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आज भारत को एक्सप्रेसवे का देश कहा जाता है। हम चारों तरफ एक्सप्रेसवे बनाते हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? हम अस्पताल बनाते हैं, हम एम्स बना रहे हैं, हम IIM बना रहे हैं, हम बड़े बड़े पुल बना रहे हैं। हमने पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में सड़कों का जाल बिछा दिया। हम कश्मीर में भी, अभी आपने चिनाब का पुल देखा, तो वो पुल इस मोदी जी के दौर में ही तो बन रहा ना। तो ये पैसा आया है, देश की आर्थिक प्रगति हो रही है, और सिर्फ इसलिए हो रहा कि एक नेक व्यक्ति, परिवारवाद, देश जिसका परिवार हो, वो व्यक्तिगत अपने परिवार के लिए जीते थे। मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों के परिवार के लिए जीते हैं। तो ये जो तो कमियां थी, उससे ऊपर उठकर देश के लिए चिंतन, फ़र्क यही करता है। वो अपने परिवार के लिए जीते थे, देश उनके लिए गौड़ था, समाज को जातियों में बांट के सियासत करते थे। मोदी जी ने देश के लिए जीना सीखा है, तो देश को वो दिखाई दे रहा, और देश के लोग इसीलिए मोदी जी पर और भारत पर गर्व करते हैं। एक शिक्षक से मंत्री तक के सफ़र को अगर आपको सीमित शब्दों में अगर परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षक भी कहीं ना कहीं से समाज के लिए जीता है। शिक्षा दान करना तो वो भी मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट था, और समाज के लिए भी सुबह से शाम तक सेवा करना, ये भी आपका राजनीति इसको के चश्मे से अगर न देखिए तो लोगों के लिए जीना, समाज के लिए जीना, लोगों की कोशिश होती है। आप ये नहीं कह सकते कि आप सबके दुख दूर कर सकते हैं, आप सबको खुश कर सकते हैं। फिर भी एक मानव के रूप में, एक इंसान की तरह प्रयास करता हूँ कि सबकी मदद कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चेहरे पर खुशियाँ देकर उनकी मदद करता हूँ। तो फिर मुझको लगता है कि ये अंतर, मैं भी अपने को खुश मानता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि मैं उनके लिए काम कर सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ। आपका जन्मस्थान गाजीपुर है। अब गाजीपुर कई अन्य कारणों से भी प्रचलित है। कहा जाता है एक समय वहाँ अंसारी परिवार का दबदबा था, मुख्तार अंसारी का जलवा हुआ करता था। ये सारी चीज़ें अतीत की हो गई। था, आपने एक शब्द कहा ना, था जी। तो कभी गाजीपुर बदनाम था, कभी गोरखपुर बदनाम था, कभी उत्तर प्रदेश की बदनामी जिलेवार, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। इलाहाबाद का माफिया नहीं था, गाजीपुर का माफिया अलग था, बनारस का माफिया। तो ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, उसी को तो बदलने का काम योगी जी ने किया है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। तो अब तो ये उत्तर प्रदेश है। तो ये आपने जो कहा, ये अतीत की चीज़ें हैं। अब अपराध का
रंगदारी का, वसूली का, अपहरण का उद्योग नहीं लगता। अब उत्तर प्रदेश 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है। अब उद्योग कारखाने लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, कानून का राज है। पहले क्या था? गुंडा राज। तो ये गुंडा राज से कानून के राज में परिवर्तन की कहानी है। ये पिछले 8 वर्षों की सत्ता ने उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान की ग्रोथ का इंजन बनाने का जो संकल्प है योगी जी का, वो पूरा होते दिख रहा। आज हम बहुत से मामले में देश में अव्वल माने जाते हैं। योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को क्रियान्वित करने में भी हम न जाने कितनी योजनाओं में टॉप पे हैं। तो बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, कानून का राज है। आज बेखौफ होकर व्यापारी जो कभी उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाया करता रहा, आज उत्तर प्रदेश में आज उसको भय नहीं होता। उसकी बेटी, उसके बेटे घर से निकल के जा रहे हैं कहीं तो वो सुरक्षित घर लौटेंगे, इस बात की चिंता किसी माता पिता को नहीं है। सुरक्षा की भावना जो पैदा हुई, आज व्यापारियों को कॉन्फिडेंस आया कि उत्तर प्रदेश में रोजगार करके हम उत्तर प्रदेश को विकास में अर्थ की राजधानी भी बनाना चाहते हैं प्रदेश को। तो वो आने वाला दिन उत्तर प्रदेश का है, देश का सबसे अग्रणी राज्य जैसे था वैसे आज फिर होने वाला है। अपनी सियासी संभावनाओं को यूपी तक ही सीमित रखेंगे या दिल्ली की भी चाह है? नहीं, मैंने कहा ना कि कोई सीमाएं नहीं है। राजनीति में काम करना, सिर्फ काम करना। जिस देश का मुखिया ही अनवरत रूप से दिन रात देश के लिए काम करता हो, जिस उत्तर प्रदेश के मुखिया दिन रात, आप मोदी जी को देख लीजिए, अमित शाह जी को देख लीजिए, राजनाथ जी को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, तो किसी के काम में आपको कुछ ऐसा दिखता है कि कोई अपने लिए कोई जी रहा? सब लोग देश के लिए जी रहे हैं, प्रदेश के लिए जी रहे हैं। योगी जी भी दिन रात काम करते हैं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का वो पुराना ट्रेंड बदल दिया, वो कल्चर बदल दिया है। अब राजनीति में काम करते रहिए, चिंता पार्टी करेगी, सरकार आपकी चिंता कर रही है। तो आपको लक्ष्य निर्धारित करने से बेहतर है कि आप अपने आप को समाज में स्थापित करके अपना काम करिए, समाज की सेवा करिए। संगठन, पार्टी और हमारे मुखिया लोग आपके बारे में खुद सोचेंगे। पहले जहां मंत्री बनते ही तमाम शोहरत, गाड़ियों का काफिला एक रसूख बन जाती थी, 10 वर्षों से इसमें इस ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव आता है। क्या देखते हैं, ये कोई नया प्रयोग है या इस पीछे की किसी अन्य कारण? जो मगरूर होता था इंसान, शासन और सत्ता का दंभ, कहते थे ना कि राजनीति में मदान्ध हो जाते थे लोग। तो सत्ता के मद में आपको पिछले 8 वर्षों में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि हमारा दिखा जो मद में चूर दिखे? कोई सत्ता का मद किसी के सर पे चढ़ के नहीं बोल रहा, इसलिए कि ऐसी सत्ता है जो समाज के लिए जीने का ही मंत्र है। इसके अलावा किसी को अपने लिए जीने का, कोई मनमानी करने का, ज्यादती करने का, जुल्म करने का, समाज के लिए कोई भी ऐसा, आपने पुराने दौर को, पिछले 5-5 साल की बसपा की सत्ता को और समाजवादी पार्टी की सत्ता को उठा के देख लीजिए, उनके कितने जनप्रतिनिधि जेलों में रहा करते थे। बस फर्क आपको दिख जाएगा कि वो जब सत्ता में आते थे तो ज़मीनें कब्जा करना, घर बनाना। अब एक आज मुझको लगता है कि आज किसी एक जनप्रतिनिधि पर कोई इस तरह का आरोप आपको दिख रहा हो तो मैंने कहा ना कि वो जो लाल बत्ती, काफिले, भीड़, माफिया, ये शब्द उत्तर प्रदेश के लिए एकदम पुराने पड़ चुके हैं। इन बातों का यही मैंने कहा ना कि जो मन खराब करने का कि जो रास्ते थे, इस पार्टी ने, इस सत्ता ने उन सारी चीज़ों को स्वतः समाप्त कर दिया है। वो लाल बत्ती लगा के दिन रात हूटर बजा के दौड़ती गाड़ियाँ, वो आपको तो सामान्य तरीके से समाज के लिए आप जैसे अच्छे से काम कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो और उनके जीने का, मैंने कहा ना, पार्टी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र पे चल के 8 सालों की सत्ता है, बेदाग सत्ता है। 11 सालों की सत्ता केंद्र की है, बेदाग है। एक भी आरोप आज तक विपक्ष कभी सिद्ध नहीं कर पाया। तो मैंने कहा ना कि वो दुनिया सिर्फ तंज कसने तक, ट्वीट करने तक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने तक बची है। आने वाले दिनों में शायद वो उस लायक भी न बचे। बातचीत के इस अंतिम दौर में हम कुछ नाम लेंगे और नामों को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी जो होगी वो बताइएगा। नरेंद्र मोदी। इस देश के ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने देश को बदलने का संकल्प लिया है और आने वाले दिनों में देश बदल रहा है और भी भारत की जो तरक्की है वो उन्हीं के सपनों का भारत होगा। राहुल गांधी। मुझको लगता है कि उनकी सोच क्या है यही देश आज तक समझ नहीं पाया कि वो सोचते क्या हैं और उनकी मंजिल क्या है। योगी आदित्यनाथ। एक ऐसे नाम से योगी नहीं, कर्म से योगी। देश, उत्तर प्रदेश को बदलने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, आज बदला हुआ उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सामने एक नई तस्वीर उत्तर प्रदेश की उन्होंने प्रस्तुत किया है। अखिलेश यादव।
मैं समझता हूँ कि जितने भी बड़े बाप के बेटे हैं, जिनकी चाल ढाल, सोच, नज़रिया और वो सब चीज़ें हतप्रभ करने वाली है। मायावती मायावती जी, सब बड़े लोग नेता हैं, इनके बारे में मैंने कहा ना कि कुछ कहना अच्छा नहीं है, लेकिन राजनीति की सबकी सोच विचारधाराओं की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एकदम से अलग है। दूसरे दलों के लोग जैसा करते थे वैसे उनको समाज ने आईना दिखाया है और जैसा वो कर रहे हैं वैसा वो भरेंगे। तो आपने देखा हमारे साथ सूबे की सरकार में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी थे, जिन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हुआ करता था, लेकिन हमारी सरकार में कानून का राज आया है। विपक्ष सिर्फ एक ट्वीट और तंज कसने तक ही सीमित है। आज तक उसने केंद्र और राज्य की सरकार पर अपने द्वारा लगाए गए किसी आरोप को साबित नहीं किया है।